वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। पहले हम आरपीएस डिस्कस कर लें, आज आरपीएस 5 की बारी है। यस मैम। यस मैम। चलो जी, और एक वो मैं आरपीएस 4 का एक 12th क्वेश्चन भी आज समझा दूंगी। आरपीएस 5 से शुरू करते हैं। बताओ जी, कोई डाउट आरपीएस 5 में आपको? 11th ओके जी, थर्ड का बी पार्ट। ओके जी, सेवेंथ का भी। हाँ बिल्कुल जी, मैम बोलो जी। मैम एक सेवेंथ का बी और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है उनकी वर्डिंग में? 7th का बी और 11th क्वेश्चन की वर्डिंग। हाँ, ये तुमने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा। सो चलो शुरू करते हैं जी। और एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए हर्षदीप। मैम ये आरपीएस कंप्लीट करने के बाद मैम एक पिछले टेस्ट से मैम एक क्वेश्चन था मैम, डाउट था मैम, आप समझा दोगे मैम? छोटा सा ही है मैम। हाँ हाँ, कोई चक्कर नहीं। आरपीएस 5 में सबसे पहले मुझे बच्चों ने बोला क्वेश्चन नंबर 7th का बी पार्ट जो मुझे सुनाई दिया। देखो 7th का बी पार्ट और 11th, ठीक है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। पहले ना एक बात सोचो, अगर किसी चीज को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखना है ना, तो आप ये रेंज यूज कर सकते हो। अगर तो मैं कह दूं एग्जैक्ट फिटिंग, फिर तो यही रेंज चलेगी। अच्छा, अब आप इस फॉर्मूले में सामने सोचो, आप इस फॉर्मूले को सोचो, अगर जैसे हम सबसे पहले किस क्वेश्चन की बात कर ले, 7th के बी पार्ट की, 7th के बी पार्ट की, आपको अगर एनाइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। अगर आपको पहले, सबसे पहले हम 7th क्वेश्चन का बी पार्ट उठाते हैं। अगर आपको आपको रेडियस ऑफ केटाइन दी हुई है, रेडियस ऑफ एनाइन कितनी होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिलिंग, क्योंकि NaCl है मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में फिलिंग चल रही है, ठीक है जी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब आप सोचो रेंज है, आपको ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखनी है। जब ये वैल्यू सबसे ज्यादा रखनी है, यहाँ पे एनाइन की रेडियस मैक्सिमम रखनी है, तो मैथमेटिकली सोचो ये रेशियो सबसे छोटी आएगी या सबसे बड़ी? सबसे सबसे छोटी मैम। सबसे छोटी। लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 11 में घूम रहे थे, वहां भी आपको यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे छोटी रेशियो रखनी है, मतलब सबसे छोटा साइज चाहिए, मिनिमम साइज। तो यहाँ पे आप रेशियो क्या रखोगे? यहाँ पे मैक्सिमम। 0.7। मैक्सिमम। तो दोनों मतलब ना, आप क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने आपको कल गाइड किया था कि पेज नंबर 13 या 12 जहां भी ये क्वेश्चन है वो पढ़ना, कि केटाइन का साइज सबसे छोटा या केटाइन का साइज सबसे बड़ा, एनाइन का साइज सबसे छोटा या एनाइन का साइज सबसे बड़ा है। तो मैं ऐसी, ठीक है जी, अगर आपको डिनोमिनेटर सबसे छोटा चाहिए तो रेशियो सबसे बड़ी यूज होगी, अगर डिनोमिनेटर सबसे बड़ा चाहिए तो रेशियो सबसे छोटी यूज होगी। एक ना गलती मुझे और लगी, बच्चों ने मेरे को दिखाया 11th क्वेश्चन में, कहते देन द मिनिमम साइज ऑफ एनाइन फिलिंग द वॉइड्स, कहते वॉइड्स में थोड़ी एनाइन के, मैं ये तो बात आपके बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो, देन द मिनिमम साइज ऑफ एनाइन फिलिंग द लैटिस वुड बी, वॉइड में तो NaCl में सोडियम गया है ना, यानी A गया। और बताइए जी, थर्ड का बी, व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस इन HCP अरेंजमेंट, वॉइड स्पेस मतलब एम्प्टी वॉल्यूम, आपने याद करा FCC और HCP दोनों में 74% ऑक्युपाइड है, तो फ्री वॉल्यूम हुआ 26%। आरपीएस 5 डन बच्चों। मैम क्वेश्चन 3 दोबारा बता दो प्लीज। क्वेश्चन 3 में परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेसिस मतलब एम्प्टी स्पेस, HCP 74% ऑक्युपाइड है और CCP भी 74% ऑक्युपाइड है, तो एम्प्टी वॉल्यूम हो गया 26%। और बताओ जी, अब चले पीछे, एक आरपीएस 4 का एक क्वेश्चन रह गया था। अब बताओ, आपको लगता है आपको फॉर्मूला मेकिंग आ गई है? यस मैम। यस मैम। मेरी मर्जी, आपको चाहिए कुछ तो मैं खोल देती हूँ।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 12 सुनो। और ना एक्चुअली इस क्वेश्चन में ना मैंने जानबूझ के इसको साइड में रखा था ताकि पहले फॉर्मूला मेकिंग हो जाए। ये क्वेश्चन ना थोड़ा अलग चलेगा, ये बहुत आसान है पर इसका पैटर्न अलग है और बीच में ही सिखा देते तो तुम कभी कुछ कर जाते कभी कुछ। अब पता है कि फॉर्मूला मेकिंग हो चुकी है। इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अलग है? क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैंने आज तक आपको करे उसमें फॉर्मूला आपको बनाना था, मैंने फ्रैक्शन दी हुई थी। यहाँ फॉर्मूला दिया है, फ्रैक्शन बनाना है। बिल्कुल आराम से मेरी बात सुनेंगे, बीच में बिल्कुल नहीं टोकेंगे और पहले समझेंगे मैडम क्या कह रही है। इसमें ना फॉर्मूला दिया है CrCl3। पहले चेक कर लो CrCl3 में क्लोराइड आयन, उसने क्वेश्चन में कहा है क्लोराइड आयन CCP में है ना, जहां से आपने ट्विस्ट मारना है क्वेश्चन में। अब सीसीपी नॉर्मली आप कहते हो सीसीपी मतलब 4, नहीं, यहां आपने लिखना है 3। अब बच्चा कहता है क्यों, मैं तो 4 लिखूंगा। नहीं बेटा, आप फॉर्मूला से फ्रैक्शन बना रहे हो तो आप फॉर्मूले में देखोगे कितने आयंस हैं, तो फॉर्मूले में 3 दिख रहे हैं ना, बस उतने लिखने। जैसे उसने कहा क्लोराइड आयन सीसीपी में है, आपको सीसीपी 4 पता है बट अब उल्टा तरीका है तो इसका तरीका भी थोड़ा अलग है। तो क्लोराइड आयन जो दिख रहे हैं फॉर्मूले में बस हुई, तो आपने क्लोराइड आयन लिए 3। अब बताओ 3 अगर Z3 होता है, अगर हम कहते हैं Z3 है तो कितने ऑक्टा और कितने टेट्रा होते हैं? मैम 3 6 टेट्रा। वो तो सेम ही रहेगी बात। अच्छा जी, अब हमारे पास क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन हमें फिर से हमें फॉर्मूला से चलना है। क्रोमियम आयन कितने पड़े हैं? 1 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्युपाइड है, ठीक है जी। अब उसने ये पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड होल्स ऑक्युपाइड इज। अब आप मेरी बात सुनो, एक क्रोमियम पड़ा है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ा है, तो कितनी फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल ऑक्युपाइड होगी फिर? 1/3। बिल्कुल ठीक, एक पड़ा है 3 में तो ये ऑक्युपाइड हो गई 1/3। दोबारा सुनो, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान है, बस अप्रोच अलग है। उस अप्रोच से करोगे तो बहुत उलझ जाओगे। आपको फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला में आपको एनाइन पता है, फॉर्मूला पता है तो एनाइन कटाइन सब पता है, तो जो फॉर्मूला में एनाइन कटाइन है ना वो यूज करो, अपनी तरफ से नहीं। उसी के हिसाब से मैंने देखा CrCl3 के फॉर्मूला में 3 Cl है यानी Z3 है, 3 के लिए 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और 6 टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्रोमियम आयन एक है और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ा है, हमें पता है 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो 3 में एक में पड़ा है तो कितनी ऑक्युपाइड हुई 1/3। एक क्वेश्चन ये हुआ। सेम क्वेश्चन ये असाइनमेंट में, असाइनमेंट में CrCl3 की बजाय XY3 कर दिया और वहां उन्होंने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड इज ऑक्युपाइड। अगर ये पूछती व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड इज ऑक्युपाइड तो 1/9 क्योंकि अगर 3 ऑक्टा है तो 6 टेट्रा है और टोटल हो गया 9, तो इसी क्वेश्चन का आंसर 1/9 हो जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, समझो कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग है। फिर भी एक बार में कई बार नहीं समझ आता तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। कोई डाउट मन में हो रहा है अभी पूछ लो, नहीं तो फिर से जब ये क्वेश्चन कहीं भी आएगा तो मुझे पता है आप फिर से कराओगे, मैं फिर से कर दूंगी। मैम हम्म मैम मैंने इसे दूसरे मेथड से किया था एक बार, वो बता दो कि हो सकता है आंसर सही आ रहा है। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आपने बताना है बता दो, उससे भी आ जाएगा, उससे थोड़ा उलझन ज्यादा होती है। आप बताओ आपने कैसे किया था? जैसे Cl नेगेटिव का मैंने 4 किया और Cr का मैंने जैसे फ्रैक्शन x मान ली तो उसका 4x बन के फॉर्मूला उसका Cr4x Cl4 बन गया। फिर उसको मैम जैसे 3 से मल्टीप्लाई करके Cr12x और Cl12 हो गया, और उधर CrCl3 को 4 से मल्टीप्लाई करके Cr4 और Cl12 12 कॉमन हो गया, उसका 12x 4 के इक्वल कर दिया तो x 1/3 आ गया। वही बात है ना, जिस बच्चे को समझ आ गया वो तो जहां से मर्जी चल ले, पर वो थोड़ा मुश्किल है कि इतना सब कुछ करना। तो ये इजीएस्ट वे है, सिर्फ एक बात समझनी है कि आपको एनाइंस और कैटाइंस का नंबर देखना है, आपको उनसे चलना है, दैट्स इट। तो ये बहुत इजी हो जाएगा, इसका हर एक क्वेश्चन इस तरह वाला सारे इससे सॉल्व होंगे। मैम अब हाँ जी बोलो। वो साइनॉप्सिस के पेजेस कहा था ना कि आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना, तो मैम वो 7th 8th 9th नहीं हो रहा था न्यूमेरिकल। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे तो आज वो डे है कि मेरे ख्याल से आज आपकी लास्ट क्लास बॉटनी की है। यस मैम। और मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आपके साथ ही लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज मैंने करना भी यही है। आज ना मैंने लास्ट में आज मैंने क्या किया, हर बैच में चाहे मेरे को कोशिश ही करनी पड़ी है, मतलब कि ऐसे आराम से नहीं हुआ कि मैंने साइनॉप्सिस खोले और उन्होंने साइनॉप्सिस के शुरू वाले पेजेस पढ़ा दिए। उसका रीजन ये है कि हमारा ना ये चैप्टर अब थ्योरी टाइप, मेनली थ्योरी बची है। नो डाउट न्यूमेरिकल्स रहते हैं, डेंसिटी के रहते हैं, डिफेक्ट्स पे भी बड़े तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स है वो रहते हैं, पर ना मेनली थ्योरी बहुत है इस चैप्टर में। तो मैं नहीं चाहती कि थ्योरी से आप एकदम डर जाओ, तो मैंने आज ना जबरदस्ती कोशिश करी है सारे बैचेस में, शाम को भी कोशिश करूंगी कि ना सबको थ्योरी पढ़ानी साथ साथ शुरू कर दूं। तो वो जब मैं खोलूंगी, इफ आई हैव टाइम तो पक्का मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज पहले क्लियर कर ले, कल हमने NaCl का स्ट्रक्चर करा था,
मुझे प्लीज बताओ हमारा लास्ट क्या था? क्या लास्ट ये क्वेश्चन था? स्ट्रक्चर बना रहे थे मैम, CSCL स्ट्रक्चर बना रहे थे CSC। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर पे पहुंच गए थे क्या हम? यस बना रहे थे बस कर रहे थे मैम। नाम ही लिया होगा, करा कराया तो कुछ नहीं होगा। नो मैम। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी यही आता है, बट अच्छी बात है क्वेश्चंस वगैरह हो गए, इट्स ओके। ठीक है जी, हमने शुरू किया था, एक क्यूब आपने बना ली होगी, तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्लोराइड आयन यहाँ ना सिंपल क्यूबिक लैटिस में पड़े, क्लोराइड आयन या सिंपल क्यूबिक लैटिस में पड़े, तो आपको पता है क्लोराइड आयन आपको कॉर्नर्स पे मिलेगी। और जो है सीजियम आयन पड़ा है बॉडी सेंटर पे, सीजियम आयन बॉडी सेंटर। पहले तो ये फोटो बनाओ, क्लोराइड आयन सिंपल क्यूबिक में और सीजियम आयन बॉडी सेंटर पे पड़ा है। लेकिन ना मैंने इंफॉर्मेशन में पता क्या लिखा है कि क्लोराइड आयंस हैव सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट एंड सीजियम आयन ऑक्यूपाई क्यूबिक वॉइड। अब बच्चा कहता है ये नया वॉइड आ गया। हाँ जी बिल्कुल, लास्ट वॉइड क्यूबिक वॉइड, द लार्जेस्ट वॉइड। क्यूबिक वॉइड की डेफिनेशन बड़े ध्यान से पकड़ना। इट्स अ वॉइड फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस, इट इज टच्ड बाय 8 स्फीयर्स। A cubic void is formed at the body center of simple cubic lattice. It is touched by 8 spheres. मैं थोड़ी सी स्लाइड ऊपर कर दूं ताकि लिखने का काम भी हो जाए। और ये भी ना NaCl की तरह एक्सपैंडेड लैटिस का ही एग्जांपल है, ठीक है। और मैंने क्यूबिक वॉइड के नीचे डेफिनेशन दी है और ये भी कहा है कि ये लार्जेस्ट वॉइड है। अच्छा जी, सीजियम आयन पर यूनिट सेल कितने हैं? 1 और क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल 1 तो Z की वैल्यू क्या आई? 1। तो आपके बुकलेट में ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है किसमें 1 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल है, तो 1 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल है, दैट इज सीजियम क्लोराइड। ठीक है जी, सीजियम क्लोराइड में 1 फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल है। और सीजियम क्लोराइड में मैंने और क्या आपको बोला था, अरे भूलिए मुझे क्या बोलना था। सीजियम क्लोराइड में 1 फार्मूला, हाँ बुकलेट जरूर कर लेना, आज आप बुकलेट शुरू कर लेना। 3rd टॉपिक आपसे हो जाएगा, मतलब मेरी तरफ से डन हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। और वो पूरा 3rd टॉपिक बना हुआ है, मेरे ख्याल से 46-47 क्वेश्चंस है, तो आप धीरे धीरे करने की कोशिश कर लेना, हो जाएगा। मैम वैसे डाउट सेशन इस बार होगा या अगली छुट्टी वाली? यार मैं भी ना इस सोच विचार में हूँ, आपकी क्या राय है? अब आपने पूछ अगली लिया बार होना चाहिए। मैं भी ना ऑनेस्टली यही सोच रही थी। उसका रीजन ये है कि 2 डाउट सेशन तो वो देते नहीं है, 2 लेके आपका भी नुकसान है, क्योंकि इस वक्त ना लर्निंग कंसेप्ट ज्यादा है। वरना मैं कहती कि नहीं जी मेरे को तो 2 डाउट सेशन दे दो, पर आपको लर्निंग इतनी करनी है तो हम रोज आपको डाउट सेशन में उलझाएंगे, तो आप लर्न कब करोगे? ठीक है जी। अच्छा, शायद कुछ बच्चों को मैं आज बताऊंगी कि एक्चुअली 2 चैप्टर आ रहे हैं, 1 मोर चैप्टर इज कमिंग, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और वो तो पूरा ही लर्निंग है, वो आज बता के जाऊंगी उसके बारे में भी कि कैसे उसका सिस्टम है, क्या करना है उस चैप्टर में। ठीक है जी, तो मैं चाहती हूँ एक ही डाउट सेशन, और मैं भी यही चाहती हूँ कि एक छुट्टी 7 की और एक छुट्टी 11 की। अगर 11 को डाउट सेशन होता है, एक तो यह कि पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट वो भी हो जाएगा, तो इस छुट्टी में आप अपना पूरा ये काम लर्निंग लूर्निंग वाला जितना मैं आपको दूंगी वो कर लोगे। ठीक है, और नेक्स्ट में फिर ये होगा कि पूरी बुकलेट अपनी डिस्कस हो जाएगी बैठ के। बाकी बेटा जी हेलिक्स है, बी रेडी। अगर वो 7th को डाउट सेशन रखते हैं, मे बी ड्यू टू सम रीजन वो कहीं हम 11th को नहीं रखना चाहते, तो फिर 7th को होगा, और ऑफ कोर्स बुकलेट से होगा। बुकलेट भी इतनी करा दूंगी आपको मैं कि पहले 4 टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th। ठीक है जी, तो आपके भी डाउट्स, मतलब इसलिए कह रही थी 3rd टॉपिक को घर से करना शुरू कर दो। अच्छा जी, एक चीज पे आ जाए वापस, तब तक आप लिख रहे हो, क्यूबिक वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिफरेंशिएट करना है। चलो आप डिफरेंशिएट करो, क्यूबिक वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या क्या फर्क है? octahedral is formed by 6 and cubic is formed by 8. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्यूबिक में 8 होगा। इसका 8 होगा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, आपने ही बता दिया मुझे सब कुछ। दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों में एक सिमिलैरिटी ढूंढो। बॉडी सेंटर पे बोथ आर फॉर्म्ड एट बॉडी सेंटर, पर जो क्यूबिक वॉइड है वो SC में बनता है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो FCC में बनता है। क्यूबिक वॉइड बहुत अच्छा बच्चे ने बताया 8 स्फीयर से टच है, और जबकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 6 स्फीयर से टच है। ठीक है, आगे आगे ना काम करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आजकल जितना टाइम मुझे एक NaCl का स्ट्रक्चर समझाने में लगा, आज उससे आधे टाइम में मेरे 4 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक बार आप जिसे कहते हैं वार्म अप हो चुके हो कि क्या करना है। जैसे अब आपको पता चल गया Z पता करना है। अच्छा बताओ सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8 मैम। सीधी बात है, वो बॉडी सेंटर पे पड़ा है तो 8 स्फीयर से टच होगा, तो उसका बॉडी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा।
कल से एक टिप बता रही हूँ, जो कोऑर्डिनेशन नंबर ए का है वही कोऑर्डिनेशन नंबर बी का है। तो अगर सीजियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो क्लोराइड आयन का भी 8 होगा। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है। अब कोई बच्चा कहता नहीं मुझे क्लोराइड का विजुलाइज कराओ, मुझे क्लोराइड का नहीं समझ आ रहा, तो बेटा तो ऐसे सोच, बहुत सिंपल है क्लोराइड का। वैसे तो 8:8 याद कर ले, जो याद करने में इंटरेस्ट रखते हैं वो तो खत्म होगी उनके लिए बात। जो विजुलाइज करना चाहते हैं, एक कॉर्नर को 8 क्यूब स्ट्रेच कर रही होती है, एक कॉर्नर को 8 क्यूब स्ट्रेच कर रही होती है, 8 क्यूब का बॉडी सेंटर, 8 क्यूब का बॉडी सेंटर पे सीजियम पड़ा है और वो क्लोराइड का नियरेस्ट नेबर भी होगा। तो अगर सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है। चलो यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बनाना है। कल आप समझे थे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों की रेडियस का सम होता है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आर पॉजिटिव ओवर आर प्लस आर नेगेटिव होता है। वहां वो 2r होता था क्योंकि वो प्योर क्रिस्टल्स थे। यहाँ वो केटाइन और एनाइन की रेडियस का सम है। यहाँ से देख सकते हो ये बॉडी डायगोनल पे पड़ा, देखो तो कैन यू टेल मी 3a/2। ये सब चीजें अगले पेज पे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये डायग्राम इतना सिंपल स्ट्रक्चर है कि पहले एक बार सारा एक्सप्लेन कर दो, फिर नोट करेंगे, फिर जिसको जो नहीं समझ आएगा वो रिवाइज करा देंगे। फिर सेकंड नियरेस्ट नेबर्स पे भी पहुंच जाते हैं हम। सेकंड नियरेस्ट नेबर की भी टिप बताई थी, वो सेम होते हैं, सीजियम के सीजियम और क्लोरीन के क्लोरीन। तो क्लोरीन से नेक्स्ट क्लोरीन कितने डिस्टेंस पे और वो कितने नंबर है? जिनको समझ आ गया वो कहते हैं है ही कुछ नहीं, बार बार एक ही चीज पढ़ाते रहे। तो क्लोरीन से नेक्स्ट क्लोरीन ए डिस्टेंस पे पड़ा है, यानी कॉर्नर, और कॉर्नर से हमेशा कितने कॉर्नर टच करे होते हैं? 6 करे होते हैं। कॉर्नर से कॉर्नर 6 टच करे होते हैं। हमने बार बार ऐसे करा नहीं था, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। हैव यू पीपल डन दिस स्लाइड बच्चे? Yes, ma'am. Void की definition explain कर दो please. अभी एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चे, तब तक बच्चे ना नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। नेक्स्ट स्लाइड पे वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी डिस्कस करी थी, आप नोट करें। कोई भी बात नहीं समझ आएगी हम दोबारा बात कर लेंगे। हाँ जी, क्यूबिक वॉइड इज फॉर्म्ड एट द बॉडी सेंटर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इट इज टच्ड बाय 8 स्फीयर। क्यूबिक वॉइड 8 स्फीयर से टच होता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 स्फीयर से टच होता है। मैम बोलो बेटा जी। कैसे अगर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बेसिस टच किए जाए तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, और अगर उनके टिप्स जॉइन किए जाए तो क्यूबिक वॉइड बन जाएगा? अरे तुमने बड़ी अच्छी बात बोली, दोबारा बोलो दोबारा बोलो। मैम अगर 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बेसिस टच किए जाए तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। 4 टेट्राहेड्रल वॉइड के बेसिस को टच किया जाए, बेसिस को टच करने का मतलब क्या हुआ? मैम जैसे उनका बेसिक ट्रायंगल बनता है ना। अच्छा, तो वो गोलो वाली पिक्चर में ऐसे क्यूब में ढूंढ रही हूँ। हाँ, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बेस को अगर हम, हाँ तो 4 बेसिस को अगर टच किया जाए, 2 ऊपर 2 नीचे, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। अच्छा, और अगर उनकी टिप्स को ज्वाइन किया जाए, जो टेट्राहेड्रल की टिप है, तो वो क्यूबिक वॉइड बन जाएगा। इट्स मतलब आर ग्लास शेप कुछ वैसे आ सकती है। पता नहीं, मैं ना विजुलाइज नहीं कर पा रही हूँ जो तुमने कहा। सो आई विल थिंक ओवर इट कि तुम ठीक कह रहे हो या नहीं, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है या नहीं। आई हैव टू विजुलाइज कि तुम क्या कह रहे हो, और रियली मेरे को भी नहीं क्लियर हुआ कि तुम किस में बात कर रहे हो। तुमने ऐसा कोई पिक्चर देखी है या तुमने ऐसे सोचा है अपने आप? मैम सोचा है, वो आपने पिक नहीं बनाई थी ऑक्टाहेड्रल की, जो हमने बताई थी आपको, जो आपने कहा था एज सेंटर से उठा लो। हाँ, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए एक ट्रायंगल, पर मैं उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड को फिट नहीं कर पा रही हूँ कि टेट्राहेड्रल वॉइड से कैसे देख पाएंगे ये चीज। कोई बात नहीं, इट विल टेक टाइम, पर हम दोबारा सोचेंगे। तुम कल फिर हम सोचेंगे, बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, बोलो एक बार बेटा जी। पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी मन्नत जी, दिखा देते हैं। ये वाली स्लाइड पे एक तो बच्चे नोट कर रहे होंगे। तो बेटा हमने बोला z की वैल्यू 1 है, √3a/2 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:8 है, यानी ईच सीजियम आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एज नियरेस्ट नेबर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/2, और यही बात Cl के लिए भी वैलिड है। यहाँ देख लो जी, ये लो पुत्र जी, बोलो जी। मैम यहाँ पे क्लोराइड नेगेटिव 1 कैसे होएगा पर यूनिट सेल में?
क्लोराइड बच्चे सिंपल क्यूबिक में पढ़ा है ना, तो 8 × 1/8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन, इसलिए 1 होएगा बच्चे। ये हमारी एक स्लाइड हो गई, ये दूसरी हो गई। आई गेस सबने इन पे काम कर लिया है। अब आ जाओ लास्ट, जिसमें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स थे। तो ईच सीजियम आयन हैज 6 सीजियम आयन एज नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। और यही बात क्लोराइड के लिए भी वैलिड है। एक के लिए हमने समझ लिया, दूसरे के लिए एज इट इज। वैसे भी मैंने क्लोराइड ही प्रूव करा था। ये तो हमारे हो गए इसके पॉइंट्स, लेकिन 3 ना इसके बारे में स्पेशल पॉइंट्स हैं। जैसे मैंने कहा, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर इज नॉट अ ट्रू बीसीसी स्ट्रक्चर। एक्चुअली बीसीसी स्ट्रक्चर क्या था, याद है आपको? व्हाट इज बीसीसी? कॉर्नर्स बॉडी सेंटर कॉर्नर्स और बॉडी सेंटर्स पे एटम है। ये ट्रू बीसीसी इसलिए नहीं क्योंकि कॉर्नर और बॉडी सेंटर अलग एटम्स का है। यूजुअली बीसीसी तब कहते हैं जब कॉर्नर और बॉडी सेंटर सेम हो। लेकिन ना मैं आपको कभी बताऊंगी, मौका मिलेगा, वरना आप मुझे याद कराना। इस चैप्टर के साथ ये भी हो चुका है कि इसका एक क्वेश्चन गलत था, थोड़ा सा मिस प्रिंट था, ठीक है जी, और ऑल इंडिया ने कोई ग्रेस नहीं दी थी। मतलब मैं तो ना हमेशा ही आपको ये समझाती हूँ, बेटा हम घर यहाँ पे जितनी मर्जी पीएचडी कर ले, जो मर्जी समझ ले, ऑल इंडिया में सबसे बेसिक सोचना है। और जो स्टेटमेंट सबसे गलत लगेगी, जैसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसको देखा ना, बाकियों को ऐसे ही पार कर देना है कि ठीक है यार इट्स ओके, ये तो पक्का गलत है, मैं इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कई बार ऐसा हो सकता है, मेरे हार्ट माइंड में ये है कि ऐसा कभी हो सकता है कि वो लिख दे सीजियम क्लोराइड इज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, पर बाकी कोई स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आप उसको चूज कराना, इसको छोड़ाना। पर हाँ, ट्रू बीसीसी ये नहीं है। मेरे को इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ना हमारी असाइनमेंट में आरपीएस में क्वेश्चन है कि सीजियम क्लोराइड की पैकिंग एफिशिएंसी बताओ। अब अगर मैं क्लास में नहीं बताऊंगी तो तुम सब क्या सोचोगे? तो बीसीसी, और बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी तो मैडम ने पहले ही कराई हुई है। कितनी कराई हुई है? 68%। आज मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, और वो 68% नहीं आएगी। यू विल टेल मी टुमारो व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, और मैं आपको पूरा सिस्टम दे रही हूँ ताकि आप सारे ठीक काम करो। मैंने सेकंड पॉइंट बना के छोड़ दिया आपके लिए कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सीजियम क्लोराइड, और इसके लिए आप इसको आइडियल लैटिस एज्यूम करना, क्योंकि वैसे मैंने शुरू में बोला बेटा ये एक्सपैंडेड लैटिस है, आइडियल लैटिस एज्यूम करना है। एक्चुअली क्या है, आइडियल लैटिस का मतलब है क्यूबिक वाइड में एग्जैक्टली फिट है। अगर सीजियम आयन क्यूबिक वाइड में एग्जैक्टली फिट है तो इसका मतलब सीजियम आयन की रेडियस क्लोराइड आयन की रेडियस का 0.732 होगी। अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है, रेडियस मैंने बता दिया। थोड़ी सी कोशिश करना कि कैसे पैकिंग एफिशिएंसी, जिन्होंने पैकिंग एफिशिएंसी को कंसेप्चुअली पकड़ा था, दे विल डेफिनेटली डू। थोड़ा सा मैथ्स है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कल आप करके आना, फिर हम डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं अक्सर भूल जाती हूँ, पर आज पहली बार मुझे याद रहा, मुझे खुद पे खुशी हो रही है, कितने सालों में तुझे पहली बार याद रहा, क्योंकि ना इसका छोटा सा क्वेश्चन आरपीएस 6 में है। फिर अगले दिन बच्चे पूछते हैं, फिर मेरे को लगता है ओहो ये तो पता ही नहीं। कहते जैसे NaCl स्ट्रक्चर है, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर आप इस पे हाई प्रेशर लगाओगे ना तो स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। किस में चेंज होगा? ये 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाएगा, जो सीजियम क्लोराइड का आप सीख रहे थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ भी NaCl पलट के सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, एटम थोड़ी चेंज होगा, उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके आरपीएस में, मैं आपके लिए बोल देती हूँ, हाउ कैन यू कन्वर्ट NaCl स्ट्रक्चर टू सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर एंड वाइस वर्सा। तो आपको एक लाइन मैंने बता दी, आपने याद कर ली। अगर आप NaCl स्ट्रक्चर पे हाई प्रेशर लगाओगे तो कोऑर्डिनेशन चेंज होकर सीजियम क्लोराइड बन जाएगा। अगर आप सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर पे हाई टेम्परेचर लगाओगे तो वो खुल जाएगा स्ट्रक्चर, और वो 6:6 में चेंज हो जाएगा। 6:6 को 8:8 में चेंज करना है, हाई प्रेशर लगा दो। 8:8 को 6:6 में चेंज करना है, हाई टेम्परेचर लगा दो। ठीक है, मैं थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ। मेरी तरफ से सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डन है। कोई डाउट है प्लीज डू आस्क। और जब नोट हो जाए तो बता देना। अब साइनॉप्सिस रोज आपने लेके बैठना है, अभी भी कहीं दूर हो तो लेके बैठ जाना डेली। एक्चुअली क्या, जैसे ना कॉपी में पढ़ाने का एक टॉपिक बचा है डेंसिटी, जैसे आज तो अभी मैं ये खत्म करूंगी, फिर साइनॉप्सिस उठाऊंगी और इतने में टाइम खत्म हो जाएगा। कल मैं डेंसिटी कराऊंगी कॉपी में, पर जैसे ही डेंसिटी खत्म होगी फिर मैं साइनॉप्सिस से कुछ ना कुछ शुरू कर दूंगी, ठीक है, ताकि साइनॉप्सिस का थ्योरी का बर्डन भी तुम पे ज्यादा ना पड़ जाए। चलो आगे, बोलो बोलो। मैम मतलब मैम जो NaCl है, अगर हम NaCl का कंपाउंड लेते हैं तो उसमें सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर कह सकते हैं? कह सकते हैं, अगर हाई प्रेशर लगा लोगे तो। एक्चुअली ना साइनॉप्सिस में ना इसकी फोटो बनी हुई, मुझे पेज नंबर अभी याद नहीं, पर 13 पे वो था तो 14 पे होगी पक्का। तो उन्होंने ना बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है कि देखो ये स्ट्रक्चर चेंज होके इसमें आ गया, तो वो चेंज हो सकता है।
एक चीज ना मुझे वैसे ही आपके कहने पे याद आ गई, मुझे कभी वैसे याद नहीं आती थी। कहीं ना +1 में अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन चैप्टर में जब स्ट्रक्चर ऑफ आइस डिस्कस करते हैं तो वहां लिखा है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये होता है और हाँ जी नमन, नॉर्मल पे हेक्सागोनल होता है और हाइट ज्यादा लो पे क्यूबिक होता है। हाँ देखो मेरे को कभी याद नहीं आता पर नमन को कितने अच्छे से याद है, वेरी गुड नमन। तो मतलब कि कहने का मतलब प्रेशर चेंज करने से कई बार स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स चेंज हो जाते हैं। मैं अगले पेज पे जाऊं, लो जी लास्ट स्लाइड देखो। अच्छा अरे ये तो मैं भूल गई थी, एक लास्ट क्वेश्चन बचा जी, ये करो अभी। ए का NaCl स्ट्रक्चर है, बी का सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। इफ ऑल एटम्स फ्रॉम वन फेस आर रिमूव्ड, रेशियो ऑफ क्लोराइड आयंस इन A to B, मैं ये समझाना चाहती हूँ। बी NaCl स्ट्रक्चर से एक फेस से आपने एटम्स हटा दिए। अब मैं आपको टिप दूं कि आप सिर्फ क्लोराइड आयंस कितने गए सिर्फ ये सोचिएगा, क्योंकि आपको रेशियो ही क्लोराइड आयन की पूछी है। और अगर ये सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसके भी एक फेस से हटा दिए, तो फिर जो बचे क्लोराइड आयंस है उनकी रेशियो पूछिए। एक बार सोचिए, विचार करिए, बनाइए क्वेश्चन। मैं 1 सेकेंड में आई। मैं तब तक एक क्यूब की फोटो बना के रखती हूँ। 6:1 ठीक जी, वेरी गुड जी। देखो क्लोराइड आयन अगर NaCl स्ट्रक्चर में देखें तो जब आप एक फेस हटाओगे तो 4 क्लोराइड आयन ये कॉर्नर वाले कम होंगे, ठीक है, और एक फेस सेंटर वाला भी जाएगा। मतलब मैं समझा रही हूँ कि सिर्फ क्लोराइड आयन देखो, आपको एज सेंटर्स वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। तो NaCl में कितने क्लोराइड, NaCl स्ट्रक्चर में कितने क्लोराइड आयन अब बचे, तो इसमें क्लोराइड आयन अब आपके 4 कॉर्नर चले गए, 4 बचे, और साथ में आपका एक फेस चला गया और एक बचा, दरवाजा खुला है, तो ये 3 है। लेकिन यही अगर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर होता, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में सिर्फ ये फर्क पड़ता कि एक फेस पे कुछ नहीं था, तो ओनली 4 क्लोरीन गॉन। तो अगर ओनली 4 क्लोरीन गॉन है तो क्लोरीन यहाँ पे 4 × 1/8, ये आपके पास 1/2 होता। पहले बताओ ये बात समझ आ रही है कि, क्योंकि आगे तो रेशो ही है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हो ही गया। मतलब ना जब तो हम दोनों का स्ट्रक्चर अलग है ना, NaCl के तो फेस पे 4 कॉर्नर भी है और फेस सेंटर भी है, सीजियम क्लोराइड के फेस पे सिर्फ क्लोरीन है, वहां फेस सेंटर नहीं है। तो अब मैंने कहा इन दोनों की रेशियो बनाओ, तो रेशियो ऑफ क्लोराइड आयंस जो यहाँ पे बनी दैट इज 6:1। काइंडली चेक, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। चलें आगे। अभी तक हमने 2 स्ट्रक्चर करे हैं AB टाइप। आई टोल्ड यू 3 टोटल AB टाइप स्ट्रक्चर है, एक सीजियम, एक NaCl हो गया, एक सीजियम क्लोराइड हो गया, तीसरा स्ट्रक्चर ना जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड ना जिंक की एक इंपॉर्टेंट ओर भी है, ओर मिनरल्स कभी आपने सुना हो 10th क्लास में। तो इस जिंक सल्फाइड ओर का नाम है जिंक ब्लेंड, मतलब कई बार जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर बोल देते, कई बार जिंक ब्लेंड भी बोल देते, वो उसी का नाम है। तो तीसरा स्ट्रक्चर हम ZnS का करने वाले हैं। मैम
बोलो बेटा जी। मैम इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता चला कि जो रिमूव हुए हैं क्लोराइड आयंस उनकी रेशियो लेनी है या फिर जो लेफ्ट हैं जो बच गए हैं क्यूब्स में उनकी लेनी है? ऑफ कोर्स जो बच गए हैं, फिर तो हम रिमूव्ड की रेशियो पूछ लेते। हमने तो ये बोला ना, क्योंकि इस क्वेश्चन की वर्डिंग ही यही है कि द रेशियो ऑफ Cl आयंस इन A to B लैटिस। लेफ्ट वर्ड वैसे वह था नहीं, तो अगर कुछ नहीं लिखा तो मुझे लगता है ये यही फीलिंग दे रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना सेम बुकलेट में भी है, पर मुझे लगता है कि बच्चों को मुश्किल लगता है एक आधा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन है आपके थर्ड टॉपिक में, तो एक आधा मुश्किल मैं करा दूंगी तो थोड़ा बच्चा इजिली बुकलेट निकाल लेता है। इसके अलावा भी बुकलेट में काफी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पक्का पूछोगे, तो वहां पे भी एक बार चेक कर लेना। मेरे ख्याल से यही है कि रेशियो ऑफ क्लोराइड आयंस, बुकलेट में भी है, मैं भी अभी चेक करके बता दूंगी कि लेफ्ट ही है। अच्छा, आप इसमें कंफ्यूज हुए कि हमने भेजने वाले की पूछ लिया क्या? मैम बोलो जी। मैम उसमें लिखा नहीं हुआ है कि वो क्लोराइड आयन रेशियो निकालनी है इन A to B, मतलब इन तो A और B तो स्ट्रक्चर ही थे। ठीक है जी, ऐसे कर लो। नहीं मैंने ऐसे सोचा था, मैं इसीलिए सोच रही हूँ ना, नहीं नहीं, उसने बोला ना वही तो बात मैं है भी ना, हर कंफ्यूज हो बच्चे को। गई। हाँ, ये भी वैसे यामिनी की बात भी मुझे ठीक लगी। और यामिनी इतने दिन से कहाँ से, तुम्हारी आवाज ही नहीं आई थी, मैं तो सोचा यामिनी घूम गई। नहीं मैम नहीं घूमी मैं। अच्छा, तो A to B जो है वो A to B जो है वो हमने यहाँ पे ठीक कह रही है वो कि इन A to B पूछा है, यानी जो बचे हुए हैं वो पूछा है। ठीक है, फिर भी एक बार ना वसुधा उससे भी हम देख लेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इंटेलिजेंट बच्चों की कमी नहीं है, आपकी क्लास के बच्चे मुझे मैसेज करके बता रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है। एंड वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा जी आपका। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड। इस स्ट्रक्चर का नाम है स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। भावनाओं को समझो, विचारों को अलग थलग करो। जिंक सल्फाइड, उसका दूसरा नाम जिंक ब्लेंड, स्ट्रक्चर का नाम स्फेलेराइट स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है एक ही ढर्रे पे मैडम चली जाएंगी क्या, कि कहाँ पढ़े हैं जी एनाइन, कहाँ पढ़े हैं जी कैटाइन, जेड निकाल लो, फॉर्मूला यूनिट बता दो, नियरेस्ट नेबर्स चेक कर लो, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब सेकंड नियरेस्ट नेबर तक भी नहीं जाएंगे, वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो जी बताओ, जिंक ब्लेंड यानी स्फेलेराइट स्ट्रक्चर में मैंने कहा सल्फाइड आयन सीसीपी अरेंजमेंट में, तो आप खुद बना देना क्यूब में, जहां पे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिंक आयन ऑक्युपाइड ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ऑल्टरनेट शब्द मुझे लगता है आपको क्लियर है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के। तो इसको ना देखो, या तो पूरा 3D पिक्चर बनाएं और इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है जी, आप ऐसे याद कर लेना कि एक यहाँ है, ठीक है, तो एक मान लिया मैंने कि इधर है। मैंने पता अपने लिए मैं कैसे ये डायग्राम सोचती हूँ कि ना मैं ऑपोजिट कॉर्नर सोच लेती हूँ ऐसे, जैसे ऑपोजिट कॉर्नर्स पे रखते होते तो चार है ना, तो कुछ कुछ वैसे हमने रख लिया, क्योंकि बुकलेट में ना ये भी एक क्वेश्चन है भाई, एक टेट्राहेड्रल वर्ड अगर यहाँ है तो दूसरा कहाँ होगा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अभी मैंने वैसे होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि ये हुआ नहीं था। तो यानी हर ऑपोजिट कॉर्नर के अराउंड आप एक टेट्राहेड्रल वर्ड इमेजिन कर लो, दैट्स इट। तो अपने आप ऑल्टरनेट होंगे और चार ही ऑक्युपाइड होंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अब आपको आगे आगे सिर्फ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया करूंगी कौन कहाँ पड़ा है। आप डायग्राम बना लो और बाकी सारा काम खुद करो। जिंक आयंस पर यूनिट सेल कितने होंगे? जिंक आयन पर यूनिट सेल 4। और क्योंकि अल्टरनेट टी वॉइड्स में, वरना तो 8 हो जाते हैं। और सल्फाइड आयंस पर यूनिट सेल 4 ठीक है, तो जिंक मतलब सॉरी जेड की वैल्यू क्या आई नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स की? 4 आ गए। वेरी गुड जी, बिल्कुल 4 आ गई। ठीक है जी, मैं थोड़ा मिनिमाइज करती हूँ, यहाँ तक नोट करूँ और फिर आगे सोचते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो उत्तर जी। मैम आपने सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर के बाद सिर्फ यही शुरू किया या कुछ और भी करवा दिया बीच में? सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बाद ना बेटा एक क्वेश्चन कराया था AB वाला, तुमने वो क्वेश्चन देखा था अभी या मिस हो गया था तब? नहीं मैम, मैंने सीजियम क्लोराइड की फर्स्ट स्लाइड ही देखी थी, उसके बाद मुझे जानना पड़ा एक्चुअली, जरूरी तो होगा कि वो मिस हो गया बीच में 10 मिनट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिया, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब ना ऐसा करेंगे, लास्ट में मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगी, अभी आप उसको छोड़ दो सीजियम क्लोराइड को। अगर आपने फर्स्ट स्लाइड देखी थी तो आपको बेसिक चीज तो समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ही सब कुछ डिस्कस कर दिया था। हाँ जी मैम। तो हाँ, बस फिर कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें स्लाइड दिखा दूंगी लास्ट में पक्का। और जिंक ब्लेंड से ये शुरू किया है, ये एक नया स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फाइड आयन का सीसीपी अरेंजमेंट है और जिंक आयंस ऑक्युपाई अल्टरनेट टी वॉइड्स। ठीक है, तो जिंक आयन पर यूनिट सेल, सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल आप सॉल्व कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। और ना मैं फील कर रही हूँ, बच्चे खुद भी बता रहे हैं, मतलब इन एवरी फैमिली
कोई ना कोई डेथ्स हो रही हैं, कोरोना केसेस आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और एकदम से बच्चे पैनिक हो जाते हैं और कहते हैं मेरे मम्मी पापा की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब ये चैप्टर भी ऐसा चल रहा है कि आप बिल्कुल घर बैठ बिल्कुल नहीं अटेंड करोगे, तो मतलब आपको पता ही है कि अगर आप मॉर्निंग में बाई चांस अटेंड नहीं कर पाए तो आप इवनिंग में आ सकते हो, या आपको पता है कि आपने कल आप इवनिंग में नहीं आ सकते तो आप मॉर्निंग में आ सकते हो, ठीक है जी। 3 बैचेस इन द मॉर्निंग, 3 बैचेस इन द इवनिंग। आपको इंस्टीट्यूट से आईडी पासवर्ड ले लेना, ठीक है, क्योंकि कोशिश करें, हिम्मत करें कि आप अपनी क्लास अटेंड कर लें। बस इतना ही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। सिचुएशंस आर रियली वेरी डिसहार्टनिंग, बहुत बुरा हाल है सब फैमिलीज में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब हम ऐसे सोचें कि जिंक आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जिंक आयंस का? जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। बड़ा सिंपल है, जिंक कहाँ पड़ा है? टेट्राहेड्रल में। जो चीज टेट्राहेड्रल में पड़ी होती है वो 4 स्फीयर से टच होती है, तो जिंक का 4 है। और मैंने ट्रिक बताई थी, AB में जो A का होगा वही B का होगा, तो फिर सल्फाइड आयन का भी क्या होगा? 4। यानी यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन रेशियो फिर से अलग है। दिस इज 4:4। NaCl में 6:6 थी, सीजियम क्लोराइड में 8:8 थी, यहाँ 4:4 है। अब कोई बच्चा कहता नहीं मुझे तो ना सल्फाइड आयन का समझाओ, जिंक आयन का तो देखो समझ आ गया कि वो टेट्राहेड्रल में पड़ा है। मैंने वैसे तो 4:4 मैंने याद कर लिया, मेरे जैसे बच्चे का काम तो हो गया, लेकिन जिन्हें विजुअलाइजेशन करनी है उनकी बात कर रहे हो। आप बड़े ठंडे दिमाग से सोचो, बड़ा मजा आएगा। सल्फाइड आयन कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर को 8 यूनिट सेल टच कर रही है। सल्फाइड आयन कॉर्नर पे बैठा है और कॉर्नर को 8 यूनिट सेल टच कर रही है। 8 यूनिट सेल का बॉडी डायगोनल, ध्यान दो, 8 यूनिट सेल का जो बॉडी डायगोनल है उस पे टी वॉइड होगा। 8 यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल पे 1/4 ऑफ द कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यानी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, पर 8 में से 4 भरे हुए हैं, 4 खाली हैं, तो जो भरे हम तो उनकी बात कर रहे हैं। तो सल्फाइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हुआ। आई रिपीट, each sulfide ion is surrounded by 8 unit cells. From the 8 unit cell it will have 8 tetrahedral void at each body diagonal 1/4 from the corner, है ना। तो इक्विडिस्टेंस पे पड़ा है, बट वो जो 8 है उनमें से 4 भरे हैं, 4 खाली है, क्योंकि ऑल्टरनेट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हुआ। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का है 4:4। और यस, बार बार हम आपको बताते हैं कि √3a होता है बॉडी डायगोनल, और √3a/4 पे पड़े हैं ये दोनों। ध्यान से फोटो देखो, सल्फाइड आयन की रेडियस और जिंक आयन की रेडियस। तो यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √3a/4 आ गया है। 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस अलग अलग आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में एक बात खास है, यहाँ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अब इंटर आयनिक डिस्टेंस हो चुका है, और ये हमेशा केटाइन और एनायन की रेडियस का सम होता है। ये बात तो पक्का वैलिड है, D इज इक्वल टू केटाइन प्लस एनायन की रेडियस। बस अब तीनों का रिलेशनशिप अलग है, जैसे NaCl में D वाज a/2, सीजियम क्लोराइड में D वाज √3a/2, यहाँ पे D इज √3a/4। तीनों का अलग अलग रिलेशनशिप है। अब जैसे मैं कह रही थी कि ऑल इंडिया ने क्वेश्चन छोड़ नहीं पाया आज तक, तो क्या करते हैं कि 2-3 साल में एक बार पूछ लिया, चाहे यही पूछ लिया। पता ऑल इंडिया का क्वेश्चन क्या है? केटाइन की रेडियस दी हुई है, एनायन की रेडियस दी हुई है, और पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन? रेडियस रेशियो। आपको हर रेडियस रेशियो का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है। एक बार ऑल इंडिया ने क्या पूछा कि डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं? डायमंड की एक यूनिट सेल में कितने एटम है? अब एक्चुअली ना मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, पर पहले मैं आपसे क्वेश्चनिंग करना चाहती हूँ कि डायमंड का भी ना जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड का भी जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर होता है। अगर डायमंड में भी जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है तो पता कैसे होगा? अब डायमंड किसका बना है? कार्बन का। तो कार्बन एटम ही CCP अरेंजमेंट में, और कार्बन एटम ही ऑल्टरनेट टी वॉइड्स में। पहले इस बात को समझो, मैं अभी रिटर्न में भी दूंगी, पर पहले मैं चाहती हूँ तुम अपना दिमाग चला लो। डायमंड्स जो हैं
डायमंड में जो कार्बन है वो सीसीपी अरेंजमेंट में और कार्बनी टेट्रा अल्टरनेटिवॉइड्स में पड़ा है। तो अब आप बताओ, अगर मैं कह रही हूँ डायमंड का जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज 8। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, क्योंकि तुमने कहा भी 4 जिंक थे 4 सल्फाइड थे, अब हर जगह कार्बन ही कार्बन है, 4 + 4 8, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया। और ये दोनों क्वेश्चंस तब पूछे गए जब ये एनसीईआरटी से हट चुका था। तो फिर अब हमें लगता है कि यार करा ही दो, तो इसलिए हम फुल फ्लेज कराते हैं, मतलब पूरे जोश से कराते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते इस टॉपिक में, चाहे ऑल इंडिया में आए या ना आए। तो पहली इन्फॉर्मेशन, 3 स्पेशल नोट है इसके बारे में। डायमंड है ZnS टाइप स्ट्रक्चर, कार्बन इज प्रेजेंट इन सीसीपी लैटिस एंड इन अल्टरनेटिवॉइड्स। तो आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल इज 8। जिन्हें नहीं समझ आया बेटा, बड़ा आसान है, सीसीपी में 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन अल्टरनेटिवॉइड में हो गया, है तो दोनों कार्बन ही, तो कार्बन प्लस कार्बन 8। अच्छा, जिंक सल्फाइड का ना एक और स्ट्रक्चर बड़ा पॉपुलर है, उसे कहते हैं वुडसाइड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड वुडसाइड स्ट्रक्चर। स्फेलराइट मैंने अभी पढ़ाया, ये वुडसाइड है। स्फेलराइट में सीसीपी अरेंजमेंट है, वुडसाइड में एचसीपी अरेंजमेंट है, बाकी सारी कहानी सेम है। हियर सल्फाइड हैव एन एचसीपी अरेंजमेंट एंड जिंक आयंस ऑक्यूपाई अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और यहाँ Z की वैल्यू 6 है, सोचो ना एचसीपी में Z 6 होगा, ठीक है। तो इसका एक वुडसाइड स्ट्रक्चर भी है। किसी बच्चे को याद है +1 में हमने कहा था, अगर एक कंपाउंड की एक से ज्यादा डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कंपाउंड है। क्या बात है जी, वेरी गुड, पॉलीमॉर्फिज्म। तो यस, जिंक सल्फाइड शोज अ फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एक एलिमेंट की डिफरेंट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म्स है तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। तब मैंने कहा था भी एलोट्रॉप तो आप +1 में पढ़ रहे हो, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म आपने पढ़ा, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, लेकिन जब कंपाउंड के डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आई टोल्ड यू कि जिंक सल्फाइड को हम सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। वहां एक और भी था जिसके 2 पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर थे, मतलब जैसे ये इसके स्फेलराइट और वुडसाइड है, एक और कंपाउंड भी था, कुछ केजराइट था एक वर्ड। क्या बात है अक्षिका, तुम तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है तुमने +1 की, वेरी गुड। कैल्शियम कार्बोनेट की 2 फॉर्म है, एर्गोनाइट और कैल्साइट। एर्गोनाइट एंड कैल्साइट, वो भी उसकी 2 डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है, बट उनकी डिस्कशन कभी आती नहीं है, एक आधी बार नाम आ जाएगा बस उसका। मैम ये वही चैप्टर था जिससे मैं परेशान होती थी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तेरे साथ वो भी बैठी है तेरी सहेली। किसका फेवरेट चैप्टर है बेटा ये क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट? मेरा मेरा मैम, मेरा। यस जब भी तुम लोग ये मोल कॉन्सेप्ट याद आते हो ना, मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे अपनी एक पुरानी स्टूडेंट याद आ जाती है। यस मैम, आपने बताया था, और वो हमेशा आके पूछती थी इतनी बुरी शक्ल में आके, मैम इसमें मोल कॉन्सेप्ट जैसा तो नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, दूर मैम चैप्टर इतना अच्छा, मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है। बिल्कुल कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। मैम इस स्लाइड पे आपने जो करवाया एक बार रिपीट करवा दो। इस स्लाइड पे जो कराया, डायमंड का बच्चे जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, डायमंड में भी मतलब वही अरेंजमेंट है, यानी पर डायमंड में होते तो सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन आपके पड़े हैं सीसीपी लैटिस में, कार्बनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पड़े हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल है 8। जिंक सल्फाइड की एक और क्रिस्टलाइन फॉर्म भी है, वुडसाइड, जैसे अभी जो करा रही थी स्फेलराइट थी। वुडसाइड में सल्फाइड आयंस का एचसीपी अरेंजमेंट है और जिंक आयन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और जहां Z की वैल्यू 6 है। और इस क्योंकि जिंक सल्फाइड के 2 स्ट्रक्चर है तो वी से इट शोज अ फिनोमेना ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू मैम। चलो जी, एक और स्ट्रक्चर AB2 टाइप। अब 3 AB स्ट्रक्चर हो गए, अब AB2 टाइप स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एक ही चीज दूंगी, बाकी सब तुमसे कराऊंगी। अब पहले तो स्ट्रक्चर ध्यान से नाम पढ़ लिया करो, नाम ही बच्चे गलत बोलते, बड़ा दुख होता है। स्ट्रक्चर है जी, स्ट्रक्चर ऑफ CF2, इसे कहते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, लेकिन स्ट्रक्चर का नाम है फ्लोराइट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर की खास बात पता क्या है? कैल्शियम आयंस इसमें सीसीपी अरेंजमेंट में, आपको दिख रहा है खास क्यों? क्योंकि यूजुअली तो हम कहते हैं एनायन सीसीपी अरेंजमेंट होते हैं, पर यहाँ केटायन सीसीपी अरेंजमेंट में, ये बात याद रखना, क्वेश्चन गलत मत कराना पेपर में। हियर केटायंस आर इन सीसीपी अरेंजमेंट
and fluoride ions occupy all tetrahedral voids. Fluoride ions occupy all tetrahedral voids. ठीक है जी, जैसे पिछले स्ट्रक्चर में alternate tetrahedral voids थे, यहाँ पूरे tetrahedral voids कवर्ड होंगे। चलो जी, अब आप बनाना शुरू करो। कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल, फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल और Z की वैल्यू। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर भी खुद ही सोचना, मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी खुद ही सोचना। जब सारे पॉइंट बन जाए तो मुझे बताते रहना। पहले तो ये 2 पॉइंट बनाओ जो लिखे हुए, फिर Z बनाना तीसरा पॉइंट, चौथे पॉइंट पे बताना कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स क्या है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है। 4 पॉइंट में खत्म कर दो इसकी स्टोरी। कैल्शियम 4 है, फ्लोराइड 8। बिल्कुल ठीक जी। कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल क्योंकि CCP है तो कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल 4 है, और क्योंकि सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड है। फॉर n स्फीयर देयर आर 2 n टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फॉर 4 स्फीयर देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो ये 8 है। अच्छा, यहाँ फिर एक मजेदार बात, अब ना ये स्ट्रक्चर में क्या फर्क पड़ गया है, ये इसमें कैल्शियम आयंस रेशो फ्लोराइड आयंस ये 4:8 है, यानी एक केटाइन के लिए 2 एनायन है, तभी तो ये AB2 टाइप हुआ ना। सोचो AB2 CF2। तो बताओ 4 कैल्शियम और 8 फ्लोराइड से Z की वैल्यू क्या बनेगी? Z होता है फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल, 4 ही आएगी, क्योंकि 4 केटाइन और 8 एनायन को मिला के तो Z 4 ही बनेगा ना। तो इस बात पे ध्यान देना, Z हम हमेशा अलग से डिफाइन करते हैं। कोई बच्चा आज सुबह मेरे से पूछ लेगा कितना Z भी तो वही होता है, आप अलग लाइन में क्यों लिखते हो? मैं क्या बेटा, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ Z ये है कि इस केटाइन और एनायन को मिला के कितना फॉर्मूला यूनिट बना है। तो यहाँ आपको Z क्लियर होगा कि Z की वैल्यू 4 है। चलो जी, कोऑर्डिनेशन नंबर पे विचार करते हैं। फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, फ्लोराइड आयन का 4 रहेगा। और पहले दिन से यही बात पढ़ा रही हूँ कि व्हाटएवर इज इन टेट्राहेड्रल वॉइड उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब कैल्शियम आयन का क्या है, मैंने अभी कुछ विजुअलाइजेशन दी थी, अगर शाबाश। एक कैल्शियम आयन कॉर्नर पे पड़ा है, 8 क्यूब्स उसको टच कर रही हैं, 8 क्यूब्स का बॉडी डायगोनल, उन पे √3a/4 पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड और 8 भरे हुए हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। यहाँ 1:1 नहीं चलेगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कैसे सोचा? जो कैल्शियम आयन कॉर्नर पे पड़ा है वो 8 यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल्स के टेट्राहेड्रल वॉइड से इक्विडिस्टेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है यहाँ पे। मैम ये प्लीज Z बता सकते हो आप? हाँ बिल्कुल बता सकते, पहले बस मुझे मेरी बात खत्म करने दो। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 8 है, ठीक है जी। और एक टिप बताना चाहती हूँ, एक क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि वैसे क्या रिलेशनशिप होता है अगर आयंस की रेशियो X/Y है, अगर आयंस की रेशियो X/Y आपको दिख रहा है, यहाँ आयंस की रेशियो X/Y है, तो सोचो कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो क्या आ रही है? Y/X। ये हमेशा वैलिड होता है, पर पहले मैं प्रूव करती तो फनी लगता ना। NaCl में बेटा Na4Cl4 1:1। अच्छा बेटा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 1:1, तो वहां क्या प्रूव करती? बट ये बिल्कुल फैक्ट वैलिड है कि अगर आयंस की रेशियो X/Y है तो कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो Y/X है। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा बेटा, वही √3a/4 पे पड़े हैं, वो सेम ही है। एक फायदा है जिंक सल्फाइड का, कैल्शियम फ्लोराइड, और अभी एक और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर करेंगे, सबका D सेम है, मतलब टोटल सिर्फ 3 ही D आपको याद करने थे। ये स्लाइड कंप्लीट करो। हाँ अक्षिका, आपने अभी क्या पूछा था? मैम Z फॉर्मूला वाला। हाँ Z होता है कि मैंने ना, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैंने आपको 4 कैल्शियम आयन पकड़ा है और 8 फ्लोराइड आयन पकड़ा है, और मैंने कहा अक्षिका जी मुझे कैल्शियम फ्लोराइड फॉर्मूलाज बना के वापस करो, तो तुम मुझे कितने वापस करोगी बना के? 4 ही वापस करूंगी। 4 ही वापस करूंगे ना। तो कितने फॉर्मूला यूनिट्स बनने हैं पर यूनिट सेल, वो Z होता है। Z हमेशा ये होता है इफेक्टिवली एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स आते हैं। शुरुआत में Z हम नंबर ऑफ एटम्स ले रहे थे, बिकॉज तब हम प्योर क्रिस्टल्स ले रहे थे जो एटम से बने थे, लेकिन आज मतलब कल से जब भी हमने टॉपिक शुरू किया तो यहाँ Z है आयनिक सॉलिड्स में कितने फॉर्मूला यूनिट्स है पर यूनिट सेल्स। तो मतलब एक यूनिट सेल इसकी 4 सीजियम फ्लोराइड यूनिट्स, कैल्शियम फ्लोराइड यूनिट से बनी हुई है। जैसे कि लिमिटिंग रिएजेंट की बात की थी अपनों ने। हाँ एक तरह से ऐसे सोच लो कि एक कैल्शियम के साथ 2 चाहिए, तो 4 के साथ 8 लग गए। ये दोनों स्लाइड्स नोट हो गई हैं? यस। तो फिर ये एक और स्ट्रक्चर भी खत्म हुआ, और लास्ट स्ट्रक्चर में एक लाइन में खत्म कर सकती हूँ, करूंगी नहीं पर कर सकती हूँ। बच्चा कहता है एक लाइन में कैसे? मैं कहा बेटा जी जो पोजीशन तुमने पीछे दी थी कैटायंस को, वो पोजीशन एनायन को दे दो, जो एनायन को दी थी वो कैटायन को दे दो, बाकी सारी कहानी सी
जो पोजीशन वहां कैटायन को दी थी वो यहाँ एनायन को दे दो, जो एनायन को दी थी वो कैटायन को दे दो। देखो बिल्कुल उसी पे बना है। अब ये A2B है, वो AB2 था। और स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, इट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ऑक्साइड आयंस, अब देखो ये नॉर्मल आ गया, ऑक्साइड आयन CCP अरेंजमेंट में, सोडियम आयन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। चलो अब अपने आप काम करो, बहुत सारा मैं करा चुकी हूँ। ढूंढो ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल, सोडियम आयन पर यूनिट सेल, Z भी खुद निकालो, कोऑर्डिनेशन नंबर भी खुद ही बताओ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी। 4 पॉइंट्स में स्टोरी को वाइंड अप करो। और ना जितने ये मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर पढ़ाए ना, इस पे ना क्वेश्चन बनते ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस पे पूरा एक टॉपिक हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और पेपर में भी ना इनके छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप सोचो, मैं ना आपको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पे 10 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। बताऊं कैसे? बताओ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ऑक्साइड आयंस किस अरेंजमेंट में है? सोडियम आयन कहाँ क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितनी परसेंटेज टेट्राहेड्रल वॉइड की ऑक्यूपाइड है? 100%। कितनी परसेंटेज ऑक्टाहेड्रल वॉइड की ऑक्यूपाइड है? 0%। तो देखो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है क्वेश्चन। टेट्रा 100%, ऑक्टा में तो कुछ गया ही नहीं, तो ऑक्टा 0% है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। सोडियम आयन पर यूनिट सेल कितने हैं? Z की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्साइड आयन का कितना है? 8। वेरी गुड। सोडियम आयन का कितना है? 4। ठीक है जी। और मतलब इस तरह से कितने मर्जी क्वेश्चंस बना सकते हैं ना। और आपके पास 2 तरीके हैं इस टॉपिक को लर्न करने के। आप या तो साइनॉप्सिस का टेबल ही रेफर कर लो, उसमें सारी हमने वही दी है, मतलब समरी नोट्स ही बनाए, या आप खुद से एक समरी नोट्स बना दो जिसमें स्ट्रक्चर का नाम है, कैटायंस कहाँ पड़े हैं, एनायंस कहाँ पड़े हैं, Z आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया। ओ हाँ, या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है? √3a/4। तो यहाँ ना क्वेश्चन बनते बहुत है, इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड आयन पर, और ये तो जितने मैंने बोले थे देवर ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चंस, तो सिंपल क्वेश्चन भी बहुत हैं। ये 8 हो गया, Z की वैल्यू यहाँ 4 हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? सोडियम के लिए 4, ऑक्साइड के लिए 8/4। सोडियम के लिए और ऑक्साइड के लिए, सोडियम के लिए तो 4 हुआ ना, 4:8 ऑक्साइड। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस वही रहा। एक बार मिनिमाइज करती हूँ। अब ना आप ये नोट करो, और मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहती हूँ, और उसके बाद हम अपने साइनॉप्सिस पे आ जाएंगे। एक्चुअली ना एक पूरा चैप्टर और आ रहा है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और वो पूरा लर्निंग है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दवाइयां आएंगी बहुत सारे केमिकल्स इन फूड आएंगे जो हम यूज करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, और कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट्स, सब कुछ आएंगे। मतलब मेनली ना 3 चीजें उसमें, मेडिसिन हैं, केमिकल्स इन फूड एंड डिटर्जेंट्स हैं। वो चैप्टर पे हम अप्रोक्सीमेटली 1.5 और 2 लेक्चर लगाएंगे डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। एंड आई एम श्योर मैं उसमें सारा चैप्टर करा दूंगी, हर साल ही कराते हैं, हमें लेक्चर इतने मिलते हैं हेलिक्स इंस्टीट्यूट से। लेकिन ना आपके लिए मुसीबत हो जाएगी जब लास्ट डे मैडम बच्चे जिस बैच में मैंने बता दिया तो पेज गिन के बैठे हैं कि इतने पेजेस हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये ना 116 पेज पे, ये तो पहले वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में मत ढूंढना, ये भी आपको आ गया है। 116 पेज से ये शुरू हो रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। 116, 117, 118 पेज का कुछ नहीं करना है, ये पढ़ने ही नहीं है। ये बाद में बताऊंगी ये क्यों नहीं पढ़ने, ये बायो वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारा टॉपिक मेनली शुरू होता है मेडिसिन से। एक्चुअली क्या है कि जो तो केमिकल्स इन फूड है और आगे डिटर्जेंट्स है, वो मैं सारे क्लास में रटवा दूंगी, नो वरीज। और उसमें रटने में आपकी ज्यादा मतलब आपकी ज्यादा वो भी नहीं लगेगी, एनर्जी नहीं लगेगी। सबसे ज्यादा मुसीबत होती है ना मेडिसिन है, बहुत सारी 6 सेट में इन्होंने कैटेगराइज करा है। अब मैं तो एक ही दिन में पढ़ा दूंगी एंटीपायरेटिक्स, बेटा जी बॉडी फीवर कम करते हैं, बेटा एग्जांपल याद कर लेना। मैडम तो ऐसे कह के फेंक देती है, बेटा एग्जांपल याद कर लेना, बेटा फंस जाता है। तो इसलिए मुझे पता है बाद में फंसोगे और फिर गालियां हमें निकालोगे, और सबसे बड़ी बात आप चैप्टर नहीं करोगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने रोज के अपने 15 मिनट देने, सिर्फ 15 मिनट मैं आपसे आज से मांग रही हूँ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पहले दिन आपने खोला एंटीपायरेटिक, आप पढ़ लो, की फर्क पैंदा। आपको क्या इंग्लिश नहीं आती? वहां यही तो लिखा है, दे लोअर डाउन द बॉडी फीवर, दैट्स इट। आपको मेन है कि आपको इसके
एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। इसके एग्जाम्पल एस्प्रिन, पैरासिटामोल, एनाल्जीन, फिनिस्टीन, और एक रफ कॉपी में या जो भी कॉपी आपकी चल रही है वहां लिख दोगे एंटीपायरेटिक के, ये 4 एग्जाम्पल है, दैट्स इट। ठीक है, अगले दिन आपने शुरू करा न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, जो कि एनाल्जेसिक होती हैं, जो पेन किलर होती हैं, और ट्रैंकुलाइजर्स होती हैं जो हमें नींद वगैरह देती हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आती हैं। ये नारकोटिक्स होती हैं, नारकोटिक्स जिनकी आदत पड़ जाती है, नॉन नारकोटिक्स जिनकी आदत नहीं पड़ती, हिप्नोटिक जो स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं, नॉन हिप्नोटिक जो स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होती। मतलब मैडम तो डेफिनेशन समझा देंगी ना, लेकिन इन सब के एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल्स ही आपको दुखी करेंगे। तो सबके ना बस एग्जाम्पल्स नाम लिख के याद कर लो, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स में भाई साहब एंटीसेप्टिक्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स आती हैं। पहले एंटीबायोटिक्स के खिलाड़ी नहीं खत्म होते, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन सी है, नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम कौन सी है, एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स क्या हैं। कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना, जो करने होंगे वो मैं खुद बताऊंगी, आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। एंटी हिस्टामाइंस के कौन से एग्जांपल्स हैं, और एक तो ना नाम भी इतने गंदे गंदे हैं कि तुम रोज के सिर्फ एक ही ड्रग उठाना, एक से ज्यादा मत उठाना, बेहोश हो जाओगे। टोटल करके फिर एंटासिड्स आती है, और लास्ट में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। 6 ड्रग्स हैं, 15 मिनट रोज के, ठीक है, जिंदगी सुखी हो जाएगी। 4-4, 5-5 एग्जांपल्स जो आ रहे हैं वो लर्न कर लोगे, ठीक है। तो ये कोशिश करोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। अगर मैं नहीं बताती तुम्हें तो लास्ट में मैंने तो पूरा चैप्टर गा देना, फिर तुम रोते फिरते कि अब हम रिवीजन करें मैडम या ये चैप्टर लर्न करें। तो सिर्फ मेडिसिन कर लोगे, रेस्ट थिंग आई विल डू। ये नोट हो गया तब तक? मैम फर्स्ट 3 पेजेस करने ही नहीं है, अब करने ही नहीं है, नहीं करने ही नहीं है बेटा जी, वो ना मेडिकल कह रही हूँ, वो बायो वाले कराते हैं। मैं आपको बताऊंगी उसमें ड्रग ट्रागेंट इंटरेक्शंस है कि हमारी बॉडी में जाके ये ड्रग कहाँ अटैक करेगी, ये सारी चीजें, तो वो आपको करनी ही नहीं है। मैम जो आपने बताया मेडिसिन वाला, ये 6 टॉपिक ड्रग्स वाले, सिर्फ ये है टेस्ट का मतलब? नहीं, आपने अभी ये बताया है? ये अभी सिर्फ मैंने बताया है बच्चे। केमिकल्स इन फूड भी है टेस्ट में, सिलेबस पूरा आएगा, चैप्टर पूरा आएगा, डिटर्जेंट्स भी हैं। पर ना जो डिटर्जेंट्स और केमिकल इन फूड है ना, उनमें कुछ ऐसे रटने वाली चीज नहीं है कि जो निरोल रट्टा कहते हैं पंजाबी भी, बेनु तो रट्टा ही लाना है। अब मैं इसमें तो कुछ वो सारा मैं समझा लूंगी तो आपके लिए याद करना ईजी हो जाएगा, वो हो जाता है 1 डे में कंप्लीट। पर मेडिसिन के नाम नहीं याद होते, और ऑल इंडिया सीधा क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से कौन लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यू हैव टू लर्न द नेम्स, वहां पंगा पड़ जाता है। ओके मैम। चलो जी, हमारे स्ट्रक्चर्स पूरे हो गए थे, और उसके बाद जैसे कि मैंने बोला था, मैं अब आपको साइनॉप्सिस के कुछ पेजेस पढ़ा रही हूँ। सॉलिड स्टेट के साइनॉप्सिस आ जाओ जी, ताकि हम ये क्योंकि ये लर्निंग वाला, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। मैम एक स्लाइड देखनी थी। अक्षिका, चलो देख लो फिर पहले, देख लो। हाँ, किसी और बच्ची ने भी शायद बोला था, सॉरी बेटा। लो जी, आप सारे ना स्लाइड्स देख लो पहले फटाफट से। कहाँ थे हम? ये लो जी, आज शुरू से दिखा रही हूँ, बीच में कुछ बच्चों का अगर मिसिंग था तो देख लो। ये लो जी बेटा जी, ये पहली स्लाइड है, फटाफट से देखते जाना। मैम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की स्लाइड दिखा दो एक बार। मनन कौन सी वाली देखनी है? मैम स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कल वाली। ओहो, मतलब 3D वाली या जो रिटर्न में लिखी है? मैम रिटर्न वाली। रिटर्न वाली तो बहुत सारी थी बेटा, कितनी देखनी है? जो स्टार्टिंग वाली थी सिर्फ वो देखो। ये लो, ये लो, ये स्टार्टिंग वाली है, यही देखनी थी बस? यस मैम। चलो जी, ये भी हो गई। अब आज की स्लाइड से शुरू हो जाते हैं वापस। ये सीजियम क्लोराइड है, ये अभी दिखाई थी मैंने तुम्हें। अगली स्लाइड देखो जी, जो स्लाइड कंप्लीट ना दिख रही हो और किसी को चाहिए तो मिनिमाइज करवा लेना। ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, इस पे क्वेश्चन करा था बस हमने एक। हम इसको मिनिमाइज करना थोड़ा सा। हाँ जी, देखो इस पे ये क्वेश्चन था वैसे, दैट्स इट। ये NaCl के स्ट्रक्चर की कल वाली 3D की स्लाइड है। ये जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर स्फेलेराइट शुरू हो गया था। ये डायमंड वाली स्लाइड्स आ गई, मतलब कि उसी के स्पेशल पॉइंट्स। ये कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ गया, और ये लास्ट एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ गया। चलो अब बाहर। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। पूछो पूछो। मैम आपने जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे थे आप, Ca2 पॉजिटिव का आपने 8 लिखा था ना? मैम मेरे को उसी में कंफ्यूजन हो रही है, वो 8 कैसे आ रहा है? क्योंकि कैल्शियम आयन ना कॉर्नर पे पड़ा है, और कॉर्नर के साथ 8 यूनिट सेल टच कर रही होती है, तो 8 यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे टीवॉइड्स होंगे, और वो उसको टच कर रहे होंगे ना। हर एक
हर एक के बॉडी सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और वो 8 के 8 उस कैल्शियम आयन को टच कर रहे होंगे, इसलिए ये 8 है। मैम AB2 को अगर हम पूछे कि इसका एज सच कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है तो वो कोई क्वेश्चन, वो नहीं डिफाइन, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो जी पहले पेज पे आ जाओ। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें, बट ऑफ कोर्स फिर बर्डन बहुत हो जाता है, तो ऐसा नहीं कर सकती मैं कि इस बार लास्ट डे कराऊंगी। इस बार तो सब कुछ पहले ही करना है, लास्ट डे तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ के रट्टे लगेंगे। सॉलिड स्टेट में देखो दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस क्रिस्टलाइन होता है पूरा रेगुलर अरेंजमेंट, जितने आपको मैं स्ट्रक्चर्स करा रही थी ना वो क्रिस्टलाइन थे सारे के सारे, उनमें प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। पर कईयों में ना वो प्रॉपर अरेंजमेंट होता नहीं, उसे कहते हैं अमॉर्फस। अमॉर्फस शब्द ही है इरेगुलर। दुनिया के ज्यादातर सॉलिड्स क्रिस्टलाइन है। अमॉर्फस के कुछ एक एग्जांपल्स हैं, तो पहले ही ना मतलब फ्रंट पेज पे लिख दो, अमॉर्फस के 3 एग्जांपल लिखो। ग्लास, जो ग्लास हम यूज करते हैं, जितनी भी तरह के ग्लास यूज करते हैं उसमें मैक्सिमम अमॉर्फस है। ग्लास, रबड़ और पॉलीमर्स। ग्लास, रबड़ और पॉलीमर्स, जितने पॉलीमर्स कभी आप पढ़ोगे वो सारे अमॉर्फस होते हैं। ग्लास, रबड़, पॉलीमर्स, जितने पॉलीमर्स हैं वो सब अमॉर्फस है। मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी सब क्रिस्टलाइन है। अमॉर्फस में आते हैं ग्लास, रबड़, पॉलीमर। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है? क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट है, अमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, फिर बच्चा कहता है क्या अमॉर्फस में कोई जरा सा भी अरेंजमेंट नहीं बन पाता? नहीं बनता है। अमॉर्फस का पंगा ये होता है कि वहां ना जैसे मान लो ये अमॉर्फस का एक सैंपल आप देख रहे हो, इतनी सी जगह में ये अरेंजमेंट चल रहा है, यहाँ अरेंजमेंट चेंज हो गया, यहाँ अरेंजमेंट कुछ और हो गया, यहाँ अरेंजमेंट कुछ और हो गया। ठीक है, तो आप क्या क्या डिफाइन करोगे कि दे डोंट हैव एनी लॉन्ग रेंज ऑर्डर, थ्रू आउट एक ऑर्डर नहीं है, बट दे कैन हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जरा सा ऑर्डर, जरा सा ऑर्डर, जरा सा ऑर्डर। अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। लेकिन किताब लिख रही है कि हेंस दे हैव, मतलब क्रिस्टलाइन हैव बोथ शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो सोचो जिसमें लॉन्ग रेंज है तो शॉर्ट रेंज तो होगा ही। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? एक छोटे से हिस्से में भी वही अरेंजमेंट है। आप इसको देखो, ये क्रिस्टलाइन है, एक छोटे से हिस्से में भी वही अरेंजमेंट है, पूरे हिस्से में भी वही अरेंजमेंट है। तो उनमें लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, पर अमॉर्फस में सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, नमक का एक प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट है, एक करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन है जिसपे नमक मेल्ट होना ही होना है। पर ना इनके नहीं होते। ग्लास का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, कभी भी जरा सा मेल्ट कर गया, आपने गर्म किया जरा सा मेल्ट कर गया। दे डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन्स। ठीक है, दे शो क्लीन क्लीवेज। क्रिस्टलाइन शोज क्लीन क्लीवेज। जैसे ना आप पनीर काटते हो, क्लीन स्लाइड्स निकलती है। आप बटर काट रहे हो, क्लीन स्लाइड्स निकल रही है। आप कभी ईंट को तोड़ो, ईंट को काटने की कोशिश करो, क्या वो स्लाइस निकलेंगी? क्लीन क्लीवेज होगी या इरेगुलर क्लीवेज होगी? इरेगुलर क्लीवेज। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर फोर्थ पॉइंट क्रिस्टलाइन में पढ़ रही हूँ कि दे हैव डेफिनेट एंड करेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। और अमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास टाइम ना होता, ठीक है, कई बार नहीं होता किसी बैच में, तो उनको मैं बोलूंगी बेटा सारा खुद पढ़ो, मैं सिर्फ तुम्हें ना आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएगा। तो एक बार ना पहले देखो, यहाँ 5th पॉइंट है दे आर एनआइसोट्रॉपिक, यहाँ 5th पॉइंट है दे आर आइसोट्रॉपिक। मैं कहूंगी एक ही बात याद रख लो भी, वो एनआइसोट्रॉपिक है और ये आइसोट्रॉपिक है। पेपर में सीधा क्वेश्चन होता अ सॉलिड इज एनआइसोट्रॉपिक, तो वो क्रिस्टलाइन है। अ सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक, तो वो अमॉर्फस है। बच्चे कहते हैं इसका फर्क क्या है, इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट एंगल से डिफरेंट आएगी, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट आएगी। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना आप देखो, आप इस एक्सिस पे जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, तो यू आर गेटिंग जस्ट ब्लू ऑन दिस साइड एंड होलो ऑन दिस साइड। पर अगर आप सी से डी गए तो यू आर गेटिंग होलो ब्लू, होलो ब्लू, होलो ब्लू, होलो ब्लू टाइप्स। ठीक है जी। एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग एक्सिस में अलग अरेंजमेंट निकलता है, तो वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर डायरेक्शन से अलग आती है, दैट इज एनआइसोट्रॉपी। जबकि अमॉर्फस में ना कोई अरेंजमेंट उन्हें समझ नहीं आता, कट कटा के वैल्यू सेम आ जाती है, आइसोट्रॉपिक। दोबारा बता रही हूँ, सुनने में ना ये वर्ड उल्टा लगता है, आपको लगता है क्रिस्टलाइन आइसोट्रॉपिक होंगे, जी नहीं, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दैट इज some of their physical properties like electrical resistance or refractive index shows different values when measured along different direction in the same crystal. This arises from different arrangement of particles in different direction, but ये isotropic है, इनकी values same आ जाती है। ठीक है, सिर्फ शब्द याद रखना है, डेफिनेशन की भी कोई इतनी जरूरत नहीं। 6 पॉइंट जो है ना, इस पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे हैं और उनका गलत शलत आंसर मत कर देना।
कभी आपने कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग देखी हो, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आपने देखा है, कोई आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट आपने देखा है, और उसमें अगर विंडो पैन्स लगी हुई है वो भी ग्लास की, तो समटाइम यू विल सी कि वो ना नीचे से मिल्की हो रही है, जैसे ग्लास है ट्रांसपेरेंट है पर नीचे से वो मिल्की हो रही है, उसका रीजन क्या है? ये कलर क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप पूछो क्या मैम कोई तरीका है क्रिस्टलाइन को अमॉर्फस और अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन बनाने का, तो मैं बोलूंगी हाँ तरीका है। आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लो, उसको मेल्ट करो और एकदम से ठंडा कर दो, बेचारे को समझ ही नहीं आएगा, अरेंजमेंट ही नहीं हो पाएंगे प्रॉपर, और वो ना अमॉर्फस हो जाएगा। दोबारा सुनो, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लो, बहुत तेज गर्म करो, मेल्ट हुआ, एकदम से ठंडा कर दो, वो ना कैसे भी इरेगुलरली जुड़ जाएगा, वो अमॉर्फस बन जाएगा। उल्टा करो, एक अमॉर्फस सॉलिड लो, उसको गर्म करो, मेल्ट हो गया, धीरे धीरे ठंडा करो, धीरे धीरे ठंडा करो, वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में पैक होना शुरू हो जाएगा, वो थोड़ा क्रिस्टलाइन हो जाएगा। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, बट वी कैन अप टू सम एक्सटेंट कन्वर्ट क्रिस्टलाइन इनटू अमॉर्फस बाय रैपिड कूलिंग एंड अमॉर्फस इनटू क्रिस्टलाइन बाय स्लो कूलिंग। तो हुआ क्या, हजारों साल पुराना अकबर का एक कोई उसने बना के रखा है महल, तुम देखने गए और वो मिल्की से हो रही है विंडो पैन्स, एक्चुअली क्यों हुए? On heating they become crystalline at some temperature. For example, some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization. ब्रैकेट में लिख लो due to slow cooling. Slow cooling में amorphous crystalline हो जाता है, slow cooling। एक दूसरा क्वेश्चन ये होता है, ओल्ड विंडो पेन्स, हजारों साल पुरानी कोई विंडो पेन है, वो नीचे से ना थिकर होती जाएगी, थिकर नजर आएगी। एक्चुअली ग्लास का एक और नाम डिफाइन करते हैं, अमॉर्फस तो वो है ही है, ग्लास का एक और नाम डिफाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, स्यूडो सॉलिड कहते हैं ग्लास को। एक्चुअली कहते हैं ग्लास ना सॉलिड है ही नहीं, वो तो एक लिक्विड था, तुमने उसे इस कदर ठंडा कर दिया कि वो सॉलिड हो गया, पर था तो लिक्विड, तो जैसे उसको मौका मिलेगा अपनी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वो जो थिकर एट बॉटम हो रहा है ना, क्योंकि लिक्विड होने की वजह से वो फ्लूइड हो रहा है। तो लाइक लिक्विड्स, amorphous solids have a tendency to flow, though very slowly. Glass pans fixed to windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. This is because of glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. Sometimes these are called pseudo solids or super cooled liquid. ठीक है, ग्लास और पिच ना एक यूरेनियम की ओर होती है, ये दोनों सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये स्यूडो सॉलिड्स के एग्जांपल है। मतलब अमॉर्फस में से भी कुछ सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, उनका एग्जांपल है ग्लास और पिच। वैसे मैंने बोला था ग्लास, रबड़ और पॉलीमर अमॉर्फस के एग्जांपल है। और ये डॉल्फिन, इससे ना सारे एनसीईआरटी यानी कि जो आपकी असाइनमेंट का फर्स्ट पेज है वो कवर हो जाएगा। आपको याद है सिलिका, +1 में पढ़ा था, सिलिका होता है सैंड, सिलिका होता है सैंड, और ऊपर से सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म थी, किसी को शायद याद हो, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडमाइट, और अमॉर्फस भी थी, कीजलगर थी। हाँ कीजलगर थी, वेरी गुड, आपको बॉटनी वाले भी पढ़ाते हैं। और सिलिका जेल, ठीक है। तो मतलब कहने का कि सिलिका फॉर्मूला तो एक ही है, SiO2, उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म क्वार्ट्ज, उसकी अमॉर्फस फॉर्म ग्लास। आज ये याद रखना है, देखो फोटो ध्यान से, ये क्वार्ट्ज है, ये क्वार्ट्ज ग्लास है। एनसीईआरटी लिख रहा है दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है, द फर्क इज ये पूरा रेगुलर अरेंजमेंट है और यहाँ बीच में इरेगुलर हो रहा है। तो अच्छे से याद रखना, क्वार्ट्ज सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्वार्ट्ज ग्लास सिलिका की ही अमॉर्फस फॉर्म है। बाकी ये यूनिट सेल्स वगैरह ये सब कुछ मैंने कॉपी में करा दिया। लास्ट में आपको 2 टेबल्स बता रही हूँ, काइंडली यू हैव टू लर्न दोस टेबल्स, और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना आज पढ़ाया वो आज ही लर्न कर लेना, कल लर्निंग का नया काम हो जाएगा। और अभी मैंने तुम्हें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो दिखाया ही है, और आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना आपको ये थोड़ा सा रटवा दूं कि कैसे। आपको याद है बहुत दिन पहले मैंने आपको कहा था 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, यूनिट सेल्स की टाइप्स होती हैं, इस बेस पे कि उनकी एज लेंथ्स क्या आएंगी, ABC, और उनके बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा, इसको यहाँ बोला जाता है एक्सियल डिस्टेंसेस एंड एक्सियल एंगल। ये पूरा टेबल एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल को तो मार दो काटा, हमने नहीं करना ना, हम कर सकते हैं। बचे ये 7 क्रिस्टल सिस्टम, बार बार ये क्वेश्चन है कि इनको अरेंज कर, इनके रिलेशन, मतलब यू हैव टू लर्न दिस। आज मैं कोशिश करके ना 7 में से 4 तो लर्न करा दूंगी अगर आप हिम्मत से मेरी बात सुनोगे, बाकी 3 आप कोशिश कर लेना, कल आप मेमोरी एड बना लेना। शुरू करते हैं।
7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम में इस बात पे फर्क है कि उनकी लेंथ्स क्या हैं, उनके एंगल्स क्या हैं। जैसे क्यूबिक सिस्टम, इसके साथ लिखना मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम के साथ लिखना मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम। आई थिंक क्यूबिक हम सबको याद है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, यहां जाओ, इसको मेंशन करो, अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। याद करो क्या पैरामीटर्स हैं इसके? कुछ भी बराबर नहीं होगा इसमें, कुछ भी बराबर नहीं है। A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अपने मन में सोचो, क्या 2 सिस्टम याद हो गए तुम्हें, क्यूबिक एंड ट्राइक्लिनिक? यस। तीसरा याद करा रही हूँ, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में A इक्वल टू B है पर इक्वल टू C नहीं है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। मतलब टेट्रागोनल बच्चा कैसे याद करेगा, क्यूब जैसा ही है पर B इक्वल टू C नहीं है, बाकी C। टेट्रागोनल के बाद याद करो तुम ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये इसने ट्राइक्लिनिक का ले लिया, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये क्यूब जैसा हो गया। 4 याद हो गए, क्यूब याद हो गया, टेट्रागोनल याद हो गया, ऑर्थोरोम्बिक याद हो गया, और मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम वो आपको याद हो गया, ट्राइक्लिनिक। रोम्बोहेड्रल देखो, रोम्बोहेड्रल भी क्यूब जैसा ही है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, रोम्बोहेड्रल। तो काफी मैंने याद कर दिया। आपके पास कोई और अच्छा पैटर्न हो, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी यू हैव टू लर्न। लास्ट बोलो जी मैम, ऑर्थोरोम्बिक को क्यूबाइड मान आगे ने इन सबकी फोटोज देखी हुई दी हैं आपको, उससे आप चेक करना कि इसको क्या मान सकते हैं। मेरे 2 मिनट मुझे लगाने दो बस फटाफट, क्योंकि मैम आने वाले होंगे। एक ये टेबल है, इसके साथ ही याद करना है, दोनों इकट्ठे क्वेश्चंस में होते हैं। एक्चुअली इस टेबल में क्या दिया हुआ है, इस टेबल में ये बताया हुआ है कि किसी सिस्टम में कौन से टाइप की यूनिट सेल्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। जैसे याद करो, हम बड़े दिन से याद कर रहे हैं कि क्यूबिक सिस्टम में सिर्फ 3 तरह की यूनिट सेल्स है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स। बताओ कौन सी? सिंपल क्यूबिक, एफसीसी है ना, इसमें सिर्फ ये होती है। वैसे टोटल 4 होती हैं, एक चौथी होती है एंड सेंटर्ड। एज सेंटर तो मैंने कहा था कहीं भी नहीं होती, चौथी होती है एंड सेंटर्ड। इसको याद करने की मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है, इट मे हेल्प यू। तो यहाँ पे ना टॉप पे आपके पास जगह है, एक लाइन बोल रही हूँ, वो लिखो, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी जिसमें मर्जी, एक लाइन लिखो सब बच्चे, लिखो सिंपल सब में होती है। लिखो एक लाइन, सिंपल सब में होती है, कॉमा ऑर्थोरोम्बिक में सारी होती है। सिंपल सब में होती है, ऑर्थोरोम्बिक में सारी होती है। ठीक है जी। अब मैं क्या कह रही हूँ, क्या मैंने आपको एक पॉइंट दिया है जिस पे लर्न हो जाएगा। सिंपल हैविंग लैटिस पॉइंट्स ओनली एट कॉर्नर, सब में दिख रही है। सिंपल क्यूबिक भी है, सिंपल टेट्रागोनल भी है, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक भी है, सिंपल मोनोक्लिनिक भी है, सिंपल ट्राइक्लिनिक भी है, सिंपल रोम्बोहेड्रल भी है, सिंपल हेक्सागोनल भी है। सिंपल सब में होती है और ऑर्थोरोम्बिक में सारी होती है। ऑर्थोरोम्बिक में देखो सब एग्जाम्पल है, सिंपल, बॉडी, फेस, एंड। अब देखते हैं ये कितना का याद हो गया टेबल बात करते करते। क्यूबिक में 3 होती है, कौन सी 3? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होती हैं, कौन सी? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस। अरे यार SCBCC FCC क्यों कर दोगे, क्यूबिक थोड़ी है वो, ऑर्थोरोम्बिक है। सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। और लास्ट वाली 3 में सिर्फ सिंपल है, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, इनमें सिर्फ सिंपल है। ये किसमें कितनी यूनिट सेल है, इसको जरूर अंडर काउंट करो। इसे ब्रेविस स्पेस लैटिसेस कहते हैं। कई बार ना शब्द ही भूल जाते हो तुम इस चैप्टर में। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में ब्रेविस स्पेस लैटिसेस बोला है कौन से टाइप्स की यूनिट सेल है। इनका काउंट करना कितने होते हैं, इनको काउंट करना, नीचे काउंटिंग लिख दो कितनी 14। तो याद रखना 7 क्रिस्टल सिस्टम है, 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं। ठीक है जी। और क्रिस्टल सिस्टम ABC अल्फा बीटा गामा के बेस पे हैं, ब्रेविस लैटिसेस आपके पास किसके बेस पे हैं कि कौन सी यूनिट सेल्स हैं किसी में। ठीक है जी, कौन सी यूनिट सेल्स हैं। एंड बस आज के लिए मैं बोलूंगी कि जितना मैंने आपको बोला प्लीज उसको लर्न कर लो, साथ साथ कीप योर साइनॉप्सिस विद यू, क्योंकि डेली बेसिस पे हम साइनॉप्सिस पे ही काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज फटाफट से चेक कर लो, मैम आ गए? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। चलो जी बेटा, फिर आपके डाउट्स ना मैं कल ले लूंगी बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, वो एक क्वेश्चन था बच्चे, आप कल ले लेंगे, मैम आ गए। ठीक है जी, कल मैं ले लूंगी आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस। ठीक है, और साइनॉप्सिस भी खोलेंगे, उसके भी ले लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून मैम। Good afternoon,